जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अनुज कौशिक आपका आज फिर वेलकम करता हूं अपने जीके के भंडारे में। तो ये भंडारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने जीके के पोर्शन में, जीके के सेगमेंट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हम यहाँ पर उन फैक्टों के बारे में बात करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछने की भरपूर संभावना है। तो ऐसे फैक्ट हम आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, लाइक जो आप चाहें कर सकते हैं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। तो साथ साथ मिलकर इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज का भंडारा हमारा स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा भंडारे का, किस न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है किस न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपीलीय न्यायालय। अब इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते क्यों हैं? तो इसको शक्ति दी है हमारे संविधान ने, आर्टिकल नंबर 132 ने। आर्टिकल नंबर 132 ये कहता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकता है, चाहे वह संवैधानिक हो या आपराधिक कोई मामला हो या कोई डिग्री का मामला हो। जब अंतिम फैसला उच्च न्यायालय सुना चुका हो तो कोई भी व्यक्ति जाकर, कोई भी संस्था जाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर जो सर्वोच्च न्यायालय को फैसला उचित लगेगा तो यदि वो उच्च न्यायालय के भी विरुद्ध हो वो मान्य होगा ही होगा। जो अंतिम फैसला किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो आप समझ चुके हैं आर्टिकल नंबर 132 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को हम ताकत देते हैं कि ये किसी भी न्यायालय का फैसला पलट सकता है। बात क्लियर है? अपना अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? कौन सा एक्ट था? तो इसके बारे में हम चर्चा कर लें थोड़ा सा। क्या था ये? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैक्ट हम किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरओ के तरह मैं यहाँ पर आपको फैक्ट रटा दूं और कह दो छापो, है ना, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। आखिर हमें वो याद कैसे रहे, हम इस रणनीति के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में। और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, कौन? एक मुख्य न्यायाधीश और कौन? 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। एक तो हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी क्या थे? यहाँ पर शामिल थे। क्लियर है? जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका हमारा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलिजा इम्पे। क्या हो जाएगा? एलिजा इम्पे। बात क्लियर है? अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के जो था ये 1773, हम आपको बता दें ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर जोरों शोरों से अपना काम कर रही थी तो इसमें अब जो इसके पदाधिकारी थे ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए। अब लिप्त होते गए, ये यहाँ से माल बेचते और क्या नाम है धन कमाते और इंग्लैंड में जाके क्या करते? ऐश करते। तो इन पर क्या होने लगा? इन पर चर्चा होने लगी कि भाई ये इतना धन लाते कहाँ से हैं। तो फिर जब इन पे जासूसी की गई एक तरीके से तो क्या निकला? ये भ्रष्टाचार में लिप्त निकले। क्लियर है? तो इस ही क्या नाम है क्राउन ने फैसला लिया, ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लगाम है उसको खींचा गया किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जो सबसे पहले द्वैध शासन का भी काम करेगी। बात क्लियर है? किस पर द्वैध शासन का कार्य करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। बात क्लियर हो गई हमारे यहाँ पर। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया?
तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बुध। बुध उपग्रह पर मैसेंजर नाम का एक सैटेलाइट क्या करा गया, लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। अच्छा, किसके अध्ययन के लिए किया गया, अब यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण भूविज्ञान के लिए, पर्यावरण भूविज्ञान के लिए क्या किया गया, इसके अध्ययन के लिए, पर्यावरण भूविज्ञान के अध्ययन के लिए किया गया लॉन्च। क्या हमारा था नाम उसका, मैसेंजर। क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, आने की संभावना पूरी है। और हमारा अगला क्वेश्चन चौथा होगा, भूमध्य रेखा क्या है। तो भूमध्य रेखा क्या है, इस पर हम थोड़ा सा बता दें फ्रेंड्स। ये हो गई हमारी क्या, पृथ्वी। अब पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, ये तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या, दक्षिणी ध्रुव। बात क्लियर है। अब यहाँ से जो एक रेखा गुजरती है, जो हमारी क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, कैसी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा। यानी कि हम अपने दिमाग में बना चुके हैं, हमारे जो वैज्ञानिक थे, तो उस नाम को दिया गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि क्या नाम है इसका, इक्वेटर। भू यानी भूमि को, मध्य से बांटती हुई रेखा, इसको ही क्या क्या, भूमध्य रेखा। और इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। क्या नाम है, विषुवत रेखा। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, फैक्ट क्लियर होते जा रहे हैं, रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए जीके के भंडारे में। हम गारंटी देते हैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और आने वाले दिनों में ऐसी बेहतरीन सीरीज चलाने वाले हैं। यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए मैं खुद आपकी जियोग्राफी या फिर पॉलिटी, कुछ भी एक सब्जेक्ट उठाऊंगा और आपको इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे कि वाह क्या लाजवाब है ना। तो बात क्लियर हो रही है यहाँ पर ही। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं। बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर बता देते हैं क्या नाम है उसका, उदारीकरण। उदारीकरण। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं रटाना कुछ नहीं है, उदारीकरण आखिर है क्या। तो जब सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था पर कर लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन करों और प्रतिबंधों से मुक्ति, उन्मूलन का मतलब यहाँ हो जाएगा मुक्ति। उन करों से, प्रतिबंधों से मुक्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम उन्मूलन कहते हैं। बात क्लियर है। तो उदारीकरण क्या है कि जब अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, कोई कर लगाया गया है, उनको मुक्त कर देना ही क्या कहलाया जाता है, उदारीकरण कहलाया जाता है। बात क्लियर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलें अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना छठा क्वेश्चन क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का उपयोग किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिस्क ने। किसने, रैगनर फ्रिस्क ने। तो समष्टि अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है, समष्टि अर्थशास्त्र हमारा कहलाएगा, इस अर्थशास्त्र में, इस प्रकार के शास्त्र में समस्त आर्थिक मुद्दों का अध्ययन, समस्त आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर है। रैगनर फ्रिस्क ने जो कि समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, वो समष्टि अर्थशास्त्र आखिर है क्या। तो ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें समस्त आर्थिक मुद्दों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर है। अपना 7वां क्वेश्चन है, हॉट मनी, हॉट मुद्रा आखिर क्या है। हॉट मनी या हॉट मुद्रा आखिर क्या है। तो ऐसी मुद्रा जिसका प्रवास त्वरित हो, ऐसी मुद्रा जिसका प्रवास त्वरित हो, जो एक देश से दूसरे देश में प्रवाह करती हो, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। और इसकी अवधि अल्प समय तक होती है, अल्पकाल तक होती है। और इसका उदाहरण हम आपको दे दें, ये कैसी होती है, जैसा शेयर बाजार में लगा हुआ पैसा, शेयर बाजार में लगा पैसा। बात क्लियर है। तो ऐसी मुद्रा जिसका प्रवास त्वरित हो,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे तो ऐसे भी पूछ सकता है हॉट मनी किसे कहते हैं। तो ऐसी मुद्रा जिसका प्रवाह त्वरित हो, जो एक देश से दूसरे देश में प्रवाह करती हो, जिसकी अवधि अल्पकाल तक होती है, तो शेयर बाजार जैसे। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि ऐसी मुद्रा जिसका प्रवाह त्वरित होता है, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हॉट मनी। बात क्लियर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है, तो हरित लवक। हरित लवक इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका की रसोई। कोशिका की रसोई। ना पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये है कोशिका की रसोई। कौन सी कोशिका में पाई जाती है, पाया जाता है हरित लवक, तो कौन सी कोशिका में, पौधों की कोशिका में। पौधों की कोशिका में, पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। कैसे पौधों में, हरे पौधों में, है ना, हरे पौधों में या हरे शैवालों में। बात क्लियर है, बात क्लियर है। और प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य यही करते हैं। किसका कार्य, प्रकाश संश्लेषण का कार्य। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कौन करते हैं, हरित लवक ही कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित माने सोखना। भाई ऊर्जा किससे लेंगे, पौधे सूर्य से लेते हैं। बात क्लियर है ना। तो सूर्य से जो लेते हैं तो रंजक जो होता है क्या होता है, वो हरित लवक। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या होता है जिसे हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, तो कितना होता है, 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन के जितना होता है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से, नॉर्मल आइज से भी हम देख सकते हैं। बात क्लियर है। अपना 10वां क्वेश्चन है, साइकिल के पहिए में उपयोग आने वाली तिल्लियों कि कौन सी गति बढ़ाती है। साइकिल में जो तिल्लियां लगती हैं, आपने देखा होगा, साइकिल बन गई है हमारी, और ये क्या लग रही हैं इसमें, तिल्लियां। बात क्लियर है। कैसी क्या लग रही हैं यहाँ पर, ये तिल्लियां लग रही हैं। तो ये जो तिल्लियां हैं ये क्या बढ़ाती हैं, कौन सी गति बढ़ाती हैं, तो ये तिल्लियां बढ़ाती हैं जड़त्व गति। कैसी गति, जड़त्व गति। और ये तिल्लियां साइकिल के पेंडल मारने में क्या करती हैं, आरामदायक होती है, जिससे साइकिल आराम से चलती है। बात क्लियर है। तो आज के हमारे जीके के भंडारे में इतना ही था, आपको प्रसाद बांटने के लिए। तो मिलते हैं कल, प्रसाद लेके आते हैं आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं और हम आपका। तो दोनों का ऐसे ही मेल बना रहे और हमारा प्लेटफॉर्म आपके सहायता से अच्छे लेवल पर पहुंचे और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। आपके लिए नमस्कार, जय।